जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस YouTube परिवार में। और आज हम अपनी केमिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करेंगे अपने नए चैप्टर यानी केमिकल बॉन्डिंग की। तो केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ लाइंस आपके सामने बोलना चाहता हूं। उम्मीद लिए आंखों में, गमों में भी मुस्कुराना होगा। उम्मीद लिए आंखों में, गमों में भी मुस्कुराना होगा। आज कर कुछ ऐसा कि कल पीछे तेरे जमाना होगा। जी हाँ बच्चों, आज करो कुछ ऐसा कि कल पीछे आप लोगों के जमाना होगा। तो बच्चों, हमें अपने दिमाग में केवल एक चीज इस समय याद रखनी है, केवल एनडीए एनडीए और सिर्फ एनडीए। जो हमारा 16 अप्रैल को पेपर है, उसे हमें किसी भी हालत में क्रैक करना है। बिल्कुल सही से पढ़ना है, तन मन लगा करके पढ़ना है उसको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की फुल एनर्जी के साथ। तो हमारा चैप्टर है आज का केमिकल बॉन्डिंग। इसका पहला क्वेश्चन है, an element has the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 the number of valence electrons will be। तो number of valence electron किसे कहते हैं? Valence electrons are those electrons which are present in the outermost shell of the atom। यानी कि valence electron किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन outermost shell में प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन outermost shell में प्रेजेंट होते हैं वो valence electron कहलाते हैं। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं, ये 2 हो गया, ये 2 + 6 कितना हो जाता है 8, और ये 2 इधर, और ये वाला 2 कितना हो गया 4। तो ये हो गया फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज अकम्पनीड बाय। फॉर्मेशन केमिकल बॉन्ड का मतलब वो किससे अकम्पनीड होता है, मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चीज उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करें, बेसिकली जब कभी भी एक बॉन्ड फॉर्म होता है ना बच्चों, एक बात याद रखना, जब कोई बॉन्ड फॉर्म होगा तो इसका मतलब क्या है? वो हमेशा इंक्रीज इन स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उतनी कम एनर्जी होती है। मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ना, उतनी ही कम क्या होती है? हमारी एनर्जी होती है। हमें एक चीज याद रखनी है कि स्टेबिलिटी और एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी आएगी, तो डिक्रीज इन एनर्जी विल बी द राइट आंसर। इतना समझ में आया? गुड। द थर्ड क्वेश्चन इज द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? आप लोग भी इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे, इलेक्ट्रोनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या वॉन डेर वाल्स बॉन्ड। सिंपल, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब कोई वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट बॉन्डिंग की बात आए तो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है बेसिकली? हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब हाइड्रोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनके बीच में अगर हाइड्रोजन एटम आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताता हूं वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये हो गया, ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहां पे ये जो हाइड्रोजन है ये किस किस के बीच में आ गया है? एक ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन आ गया। तो ये जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये क्या है हमारा? ओके, तो इस तरीके से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जब कभी भी हाइड्रोजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या क्लोरीन हो गया, इनके बीच में अगर आ जाता है तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही। वाटर की जो है मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है और जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल इन नॉर्मल कंडीशन। बिल्कुल सही है। वाटर जो है हमारा कैसा मॉलिक्यूल होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है नॉर्मल कंडीशन पे। सिंपल हम लोग देख सकते हैं, इधर हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहां से ऑक्सीजन अक्वायर करेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आया? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो इनके बीच में शेयर हो रखा है उसको अपनी तरफ स्लाइटली अट्रैक्ट करके रखेगा, इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है?
पार्शियल नेगेटिव चार्ज। किसने एक्वायर किया है? ऑक्सीजन ने। द थर्ड ऑप्शन इज वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H प्लस OH माइनस नॉर्मल कंडीशन। बिल्कुल ठीक है, जो H2O है वो H प्लस प्लस OH माइनस के फॉर्म में नॉर्मल कंडीशंस में रहेगा। एंड डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, ये जो है सारे के सारे करेक्ट हैं। कई जगह हमें ऑप्शन में ऐसा भी दिखता है कि H प्लस जो है H2O से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर देता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द ग्लास वेसल इन विच इट इज केप्ट। इनमें से कौन सा ऐसा है सब्सटेंस जो ग्लास वेसल की वॉल को क्या नहीं करता है? वेट मतलब गीला नहीं करता है ना, उसमें जो है वेटनेस नहीं लाता है। मरकरी, अल्कोहल, वाटर या फिनॉल? सीधा आंसर मरकरी होगा। अल्कोहल भी जो है, अगर सपोज हम देखिए, एक चीज याद रखना आप लोग, जैसे माना ये कि ग्लास वेसल है, बल्कि 2 ग्लास वेसल लेता हूँ, एक क्यों लेंगे, हमने 2 लेंगे, है ना। तो इन केस हमारे पास अल्कोहल है या वाटर या फिनॉल है, तो आपने देखा भी होगा करके, है ना, जब हम इनको लेते हैं ग्लास वेसल में, ये तो कुछ इस प्रकार की शेप बनाते हैं, काइंड ऑफ ये शेप रहती है। किसके केस में? अल्कोहल, वाटर और फिनॉल के केस में ये शेप रहती है। लेकिन इन केस ऑफ मरकरी, देखिए मरकरी के केस में कैसी शेप रहती है? ये शेप ऐसी रहती है। मरकरी कभी भी आपने अपनी लैब में देखा होगा तो मरकरी जिस स्पेशल में रखा होता है वो इस शेप का होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये बता देता हूं। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब ये सब्सटेंस है, जैसे अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, फिनॉल हो गया, तो बेसिकली 2 फोर्सेस काम करते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स आर फोर्सेस विच आर अप्लाइड इन दिस सिमिलर सब्सटेंसेस। यानी कि अगर हम बात करेंगे कोहेसिव फोर्स में, तो कोहेसिव फोर्स किसे कहेंगे? जो मान के चलिए हमने वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पे क्या है हमारा, ये जो है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे वाटर है हमारा, तो इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्स, मान के चलिए इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूं मैं, तो इसमें फोर्स इस तरफ से भी लगा है, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, हर चारों तरफ से, चारों डायरेक्शन से फोर्स लगा है, और ये क्या करेंगे, इस वाटर मॉलिक्यूल को नीचे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब ये तो हुआ कोहेसिव फोर्स, यानी कि बिटवीन द सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लगेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। एक फोर्स होता है एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल, देखिए कोहेसिव फोर्स इस केस में होगा वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। एडहेसिव फोर्स होगा वाटर और ग्लास वेसल के बीच में लगने वाला फोर्स। तो बेसिकली इन फर्स्ट केस, पहले केस में ऐसी शेप क्यों होती है? क्योंकि हमारा एडहेसिव फोर्स, मैं लिख देता हूं यहां पे, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। ठीक है, जब हमारा एडहेसिव फोर्स यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स और जो ग्लास वेसल है उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, वो उनमें डिफरेंस होगा, और डिफरेंस भी कुछ इस कदर होगा कि एडहेसिव फोर्स, दैट मींस द फोर्स अप्लाइड ऑन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द ग्लास वेसल, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स से। तो हमारी वाटर की जो शेप होगी वो कुछ इस कदर हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखी ना आपको, इस ऐसे बन जाएगी। लेकिन मरकरी के केस में क्या होता है? इस केस नंबर 2 लेंगे, लेट मी चेंज द पेन ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए जब ऐसा होगा, इट मीन्स यहाँ पे अगर मरकरी होगा तो उस केस में क्या होगा, इसमें भी 2 फोर्सेस काम करेंगे, एक होगा कोहेसिव फोर्स और दूसरा होगा एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या क्या होगा? कोहेसिव फोर्स होगा हमारा मरकरी और मरकरी के बीच में लगने वाला, और एडहेसिव होगा मरकरी एंड ग्लास वेसल के बीच में, जीवी लिख दे रहा हूं, ठीक है, ग्लास वेसल के बीच में। तो अब क्या होगा इस केस में? मरकरी और मरकरी के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा, कोहेसिव फोर्स जो होगा, इट इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। और इस कारण से कोहेसिव फोर्स, मरकरी केस में जो कोहेसिव फोर्स यानी कि मरकरी और मरकरी के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मरकरी एंड ग्लास वेसल के बीच में लगने वाला फोर्स के। तो इस कारण से इसकी शेप कैसी हो जाएगी?
इसकी शेप ऐसी इस कदर कुछ शेप हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा वेट नहीं करेगा, मरकरी नहीं करेगा। बेसिकली हम कोहेसिव फोर्स को बोलते हैं फोर्स एक्ट्स अपॉन दी सिमिलर सब्सटेंसेस, दैट इज ए फोर्स। एडहेसिव फोर्स को बोलते हैं ए बी, यानी कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच में लगने वाला फोर्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड अनलाइक अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स बिकॉज। हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF जो है क्या होता है, एक लिक्विड है अनलाइक अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स। मतलब और हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं लिक्विड स्टेट में नहीं होते हैं, कुछ और स्टेट में होते हैं, वो गैसेस स्टेट्स में होते हैं। जैसे हम HCl की बात करें तो ये गैसेस स्टेट्स में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। ऐसा क्यों होता है? HF मॉलिक्यूल एसोसिएट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, F2 is highly reactive, HF is the weakest acids of all hydrogen halides, fluorine atoms is the smallest of all halides। देखिए ये कोई रीजन नहीं होगा कि फ्लोरीन एटम स्मॉलेस्ट है ऑल हाइड्राइड्स का, कोई मतलब नहीं बैठता इस बात का। HF is the weakest acids of all hydrogen halide, ये भी नहीं है। F2 is highly reactive, ऐसा भी नहीं है। HF मॉलिक्यूल एसोसिएट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए HF मॉलिक्यूल्स के एसोसिएट हो जाने के कारण से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से एसोसिएट हो जाते हैं, और इसीलिए क्या होता है कि ये इन मॉलिक्यूल्स के एसोसिएशन से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है HF वाला, है ना। तो बेसिकली आपको क्या बताया था मैंने, क्या होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ जाता है ना। तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड होगा, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते क्या होगा, ये आपस में एसोसिएट हो जाएंगे HF के मॉलिक्यूल्स, और इनके एसोसिएशन से HF जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना ही गैसेस स्टेट। सेवेंथ क्वेश्चन, टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन K4FeCN6 मॉलिक्यूल इज। देखिए कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं K4FeCN6। देखिए K4FeCN6 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स है ना। और हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स है ना। कॉम्प्लेक्स भी कैसा, इसका नाम कैसे हम बोलेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी बोल सकते हैं इसको, है ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, ये बोल रहा है ये। तो कौन कौन से बॉन्ड है हम लोग देख सकते हैं इजीली। देखिए C और N के बीच में कौन सा बॉन्ड है, पहले तो C और N के बीच में कौन सा बॉन्ड है, C और N के बीच में ये कौन सा बॉन्ड होगा हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड है। और पोटेशियम, ये दो चीज होती है, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, और इसको बोलते हैं काउंटर आयंस। K4 कहलाएंगे काउंटर आयंस, यानी कि अगर ये डिसोसिएट हुआ रहेगा तो कुछ इस कदर इसका स्ट्रक्चर होगा, बताया था आपको। Fe इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। Cn क्या है हमारा, ये दीज आर लिगेंड्स, दीज आर लिगेंड्स। तो Cn 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 एंड Cn। तो बेसिकली इसकी शेप कुछ इस कदर होगी, इसके ऊपर 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज होंगे और 4K प्लस ये। तो देखिए इसके बीच, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। Cn के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और इनके बीच में जो है कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, देख लीजिए इनके बीच में होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि डेटिव बॉन्ड भी इसे हम कहते हैं। यही क्या है हमारा, डेटिव बॉन्ड, और हम इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये कितने 6 लिगेंड्स हैं, इसको इस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो इस आयरन को, जो कि सेंट्रल मेटल एटम है, इसको अप्रोच करेंगे 6 लिगेंड साइनाइड, और ये किस तरीके से आपस में बॉन्डेड होंगे, ये होंगे डेटिव बॉन्ड के, डेटिव बॉन्ड से ये बॉन्डेड होंगे, और जिसे हम लोग डेटिव बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो बेसिकली इसमें कौन कौन से बॉन्ड आए, कोवेलेंट बॉन्ड जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होगा, नंबर 1 बात। आयनिक बॉन्ड
जो पोटेशियम आयंस और फेरोसाइनाइड आयन यानी कि FeCN6 के बीच में जो बॉन्ड बना होगा उसे बोलेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड, मैंने यहां से रिप्रेजेंट कर रखा है। और एक बॉन्ड होगा CN यानी कि साइनाइड आयंस के बीच में और आयरन के बीच में जो डेटिव बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इज इट क्लियर? तो आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड्स, इसलिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो कि तीनों बॉन्ड दिखा रहा है। इलेक्ट्रोवेलेंट भी, जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना बच्चों, कई बार आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रोवेलेंट की जगह पे आयनिक दे देगा और आयनिक की जगह पे इलेक्ट्रोवेलेंट दे देगा, लेकिन दोनों चीज एक है, हम अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोवेलेंट भी बोलेगा तो भी वही है और आयनिक बोलेगा तो भी वही है। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड, तीनों की तीनों बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं इसको, ठीक है। 8th क्वेश्चन इज एनडीए 2016 में आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। सीधा है, हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल, जैसे ही ये वर्ड इसका मतलब है, डायरेक्शनल का मतलब है कि ये किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, अब मैं अगर बात करता हूं अमोनिया के मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो अमोनिया का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा नहीं होता है कि यहां हाइड्रोजन है, ये इसका एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये हम ऐसे ही बना देते हैं, ये इसका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये नहीं है। अमोनिया जो है कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऐसे, ये इसका राइट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होते हैं, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल नहीं होता है। अब ऊपर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये तीन जो है बॉन्ड पेयर है नाइट्रोजन के साथ बने हुए। ऐसे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो ये, और इसमें दो हमारे लोन पेयर्स हैं, ठीक है, दो हमारे क्या हैं, लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर नंबर 1, लोन पेयर नंबर 2, और दो इसमें बॉन्ड पेयर है। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड जो है डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। बल्कि मैं अगर आयनिक बॉन्ड्स की बात करूं तो आयनिक बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है वो चारों की चारों तरफ से सिमिलर रहता है। इस वजह से ये आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स बने होते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि हम बोल सकते हैं कि दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कहीं भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो डायरेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शन ओरिएंटेड होते हैं और इसीलिए जो है ये जो है डायरेक्शनल बॉन्ड्स कहलाते हैं। केमिकल बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। The high heat of vaporization of water is mainly a result of high heat of vaporization। जो है वाटर मॉलिक्यूल की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई क्यों होता है? वॉन डर वाल्स फोर्सेस, कोवेलेंट बॉन्ड्स, इंटरआयनिक अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए जब ये बॉन्ड्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं तो हम सीधा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि मैंने बता दिया था अभी आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर जो है बहुत सारे ऐसे बिहेवियर दिखाता है जिसका आप लोग अभी केमिस्ट्री में इस्तेमाल देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते जो है वाटर में हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। बेसिकली हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? देखिए वेपराइजेशन आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू टर्न 1 ग्राम ऑफ लिक्विड, 1 ग्राम लिक्विड, 1 ग्राम लिक्विड को इनटू अ वेपर, 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़े? एक कंडीशन होती है विदाउट अ राइज इन टेम्परेचर। बेसिकली जब भी जो है वाटर की अगर मैं बात करूंगा, वाटर जब लिक्विड से वेपर में जाएगा तो पूरा का पूरा 1 ग्राम लिक्विड, 1 ग्राम वाटर को अगर मैं वेपर में कन्वर्ट करूं हीट दे करके, तो उसमें बेसिकली थ्रू आउट दिस चेंज द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर फर्क नहीं हो जाना चाहिए, है ना। तो 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है विदाउट राइज इन टेम्परेचर, ये हमारा हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। तो वाटर का हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों होता है? वाटर का हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? इन चारों में से किसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा? देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सबसे पहले
हम लोगों ने डायपोल मूवमेंट को बेसिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, हमने देखा भी होगा। बेसिकली डायपोल मूवमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मान के चलिए दो चार्जेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस जो है क्या है, 2l है। तो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है P इक्वल टू 2l मल्टीप्लाइड बाय Q। चार्ज सेपरेशन 2l का मल्टीप्लाइड बाय अ चार्ज दैट इज Q हियर। तो डायपोल मूवमेंट क्या होगा, इनमें से किसका सबसे ज्यादा होगा? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले हमें इनकी ज्योमेट्री मालूम होनी चाहिए, हम कैसे इनकी जो है ज्योमेट्री बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, लीनियर मॉलिक्यूल। अब क्या होगा देखिए, सबसे पहले ज्योमेट्री बना लेते हैं। CHCl3 की मैं अगर बात करूं तो कार्बन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, वन क्लोरीन दिस साइड, वन क्लोरीन दिस साइड। CCl4 बनाऊंगा तो कार्बन यहाँ पे, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। CH2Cl2 बनाऊंगा तो कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको, हाँ ना दिस इज बेटर। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा आइटम है, ऑक्सीजन है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो स्लाइटली किसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूं, ये है हमारा डायपोल, इस तरफ को इतनी ही क्वांटिटी में ये वाला ऑक्सीजन भी यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा डायपोल मूवमेंट होगा म्यू इक्वल टू बिल्कुल नेट जीरो होगा कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। अब अगर हम बात करते हैं CHCl3 के केस में, किसके केस में, CHCl3। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास कार्बन, और CCl में इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया हमारे पास क्लोरीन। इधर भी क्लोरीन हो गया तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ शिफ्टेड रहेगा, क्लोरीन की तरफ, और इस केस में भी किस तरफ शिफ्टेड रहेगा, क्लोरीन की तरफ। तो हम अगर इन दोनों का नेट निकालें तो नेट इस तरफ को रहेगा, और अगर इन दोनों का नेट निकालें तो कुछ ये भी इस तरफ को रह रहा है तो थोड़ा सा इस तरफ। तो बेसिकली CHCl3 में जो डायपोल मूवमेंट है वो जीरो नहीं हो सकता। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा बेसिकली स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन, इस तरफ को रहेगा। इधर कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की तरफ को ज्यादा शिफ्टेड रहेगा, और इधर कार्बन क्लोरीन की केस में क्लोरीन की तरफ रहेगा। तो बेसिकली इन दोनों का नेट मैंने इस तरफ नीचे की टुवर्ड्स होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली इसका जो डायपोल मूवमेंट होता है CHCl3 का, इसकी वैल्यू होती है म्यू इक्वल टू 1.08 डी बाय। अब CCl4 के केस में क्या होगा, इधर क्लोरीन की तरफ डायपोल मूवमेंट शिफ्ट, इस तरफ को टुवर्ड्स क्लोरीन, इन दोनों का नेट डाउनवर्ड अपवर्ड, यानी कि इस केस में म्यू इक्वल टू 0। CH2Cl2 की बात करूं तो डाउनवर्ड टुवर्ड्स कार्बन, टुवर्ड्स क्लोरीन। तो बेसिकली इन दोनों का नेट डाउनवर्ड, इन दोनों का नेट डाउनवर्ड। तो बेसिकली इसके लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो होती है 1.60 डी। ठीक है, तो हम लोग इजीली देख सकते हैं कि CH2Cl2 का जो डायपोल मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा है। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, CHCl3 केस में क्या हुआ, कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेगा, और इधर कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन की तरफ, तो इसका नेट थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन ज्यादा टुवर्ड्स डाउनवर्ड रहेगा, और इस कारण से जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू है 1.08 डी। CCl4 के केस में भी हमारा जो डायपोल मोमेंट होगा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि चारों तरफ जो है क्लोरीन की तरफ जाएगा, इन दोनों का नेट अपवर्ड, इन दोनों का नेट जो है डाउनवर्ड डायपोल मोमेंट होगा। CH2Cl2 केस में इधर कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स कार्बन, कार्बन और क्लोरीन के बीच में टुवर्ड्स क्लोरीन, इन दोनों का नेट डाउनवर्ड, इन दोनों का नेट भी डाउनवर्ड होगा। तो बेसिकली म्यू की वैल्यू 1.60 डी हो जाएगी। 11th क्वेश्चन, an electrovalent compound does not show isomerism
एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट यानी कि आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो एक आयनिक कंपाउंड जो होता है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, क्यों? हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, प्रेजेंस ऑफ आयंस की वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस, या नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, आइसोमेरिज्म जो है कभी भी मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड तो नहीं कर सकता कि भाई क्यों नहीं कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ आयंस नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। देखिए हमने पढ़ा था ना, जो नॉन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स का नेचर होता है नॉन डायरेक्शनल का, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का जो नेचर होता है नॉन डायरेक्शनल होने का, यानी कि इसमें जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते, क्योंकि चार्ज क्लाउड जो है बेसिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। तो इस कारण से इसमें क्या है, इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसी वजह से जो है आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाता है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द O2 माइनस आयन इज, ऑक्साइड आयन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? देखिए ऑक्साइड आयन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन की मैं पहले बात कर लेता हूं। ऑक्साइड से पहले ऑक्सीजन में अगर मैं बनाऊंगा तो 2 कॉमा क्या लिखूंगा, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2,6 लिखेंगे। O2 माइनस का मतलब है इसमें कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इट मीन्स 2,8 इक्वल टू 10 हो जाएगा ना। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, इन चारों में से कौन वाटर में सॉल्युबल होगा? CH2 होगा, C2H5OH होगा, CCl4 होगा, या CHCl3 होगा। तो इनमें से सॉल्युबल जो होगा वाटर में वो होगा C2H5OH। क्यों? ड्यू टू एबिलिटी, ड्यू टू एबिलिटी ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। क्योंकि जो हमारा ये क्या है, एथेनॉल जो है, इसकी एबिलिटी होती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए ही ये सॉल्युबल होगा। अगर कभी भी सॉल्युबिलिटी की बात करेगा ना आपसे, तो हमेशा याद रखना कि अगर वाटर दे रखा है सॉल्युबिलिटी की बात करेगा, तो अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में जो है केपेबल होगा तो जरूर वो सॉल्युबल होगा। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉम्बिनेशंस विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जो है आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा? देखिए आयनिक कंपाउंड के लिए क्या चाहिए, वन शुड बी मेटल एंड अनदर शुड बी नॉन मेटल। मेटल की टेंडेंसी होगी टू लूज इलेक्ट्रॉन, -E लिख देता हूं, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होगी +E। तो मेटल क्या करेगा, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और नॉन मेटल जो होगा वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है एक्वायर करेगा। देखिए कैल्शियम और टाइटेनियम दोनों के दोनों मेटल हैं, तो इसलिए यहाँ पे तो कभी पॉसिबल नहीं है। सिलिकॉन और ब्रोमीन, देखिए ये मेटलॉइड है और ये क्या है, नॉन मेटल है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड बोल रहा है। मैग्नीशियम एंड क्लोरीन बिल्कुल पॉसिबल है, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में हम लोग जानते हैं बेहतरीन कंपाउंड बनता है इनके बीच में, आयनिक कंपाउंड विच इज कॉल्ड MgCl2। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपने ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, और क्लोरीन जो है 2 यूनिट क्लोरीन, 2 क्लोरीन लूंगा तो ये 2 यूनिट अपने ऊपर 2 क्लोराइड आयन बनाएंगे, ठीक है। Cl2 की अगर बात करूंगा तो ये 2 क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा, और यहाँ पे बन जाता है MgCl2। तो इन तीनों ऑप्शनों में से Mg और Cl का पेयर ही आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकेगा, इसलिए हम लोग जाएंगे अपने ऑप्शन नंबर बी के साथ जो दे रखा है ओनली 3। 15th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन चारों में से किसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा? तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इन चारों में से आयनिक कंपाउंड कौन सा है? CCl4, AlCl3, CaCl2 और NCl3। CCl4 नहीं है, NCl3 भी नहीं है, दोनों नॉन मेटल्स के बीच में, ये भी दोनों नॉन मेटल्स के बीच में है। एल्यूमिनियम क्लोराइड और CaCl2 ये दोनों, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो है, लेकिन
अब क्या होता है, बेसिकली जब ये कैल्शियम और क्लोराइड है, इधर इस केस में हमारा फजान रूल काम करता है। तो ठीक है, तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन के केस में क्या होगा, इसमें मोर कोवेलेंट करेक्टर होता है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एल्यूमिनियम के ऊपर जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयनिक कैरेक्टर। तो हम लोग जाएंगे CaCl2 के साथ कैल्शियम क्लोराइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हम लोग जाएंगे 15th क्या ऑप्शन नंबर सी के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। इसमें केवल और केवल क्या होगा, हमारा आयनिक कैरेक्टर होगा। 16th क्वेश्चन, outermost shells of two elements X and Y have 2 and 6 electrons respectively. If they combine, the expected formula of the compound will be। यानी कि हमारे पास दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, एलिमेंट्स X और एलिमेंट Y। X के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और Y के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इफ दे कंबाइन द एक्सपेक्टेड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। अगर ये दोनों के दोनों कंबाइन करेंगे तो एक्सपेक्टेड फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मेरी बात सुनिए। X में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, Y में 6 इलेक्ट्रॉन। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हिडन ट्रायल मेथड हमें लगाना चाहिए। देखिए कैसे, हम कोई एक ऐसा एलिमेंट मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेट्स से मैग्नीशियम है ना, 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 12 होता है, यानी कि 282 आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि ये मैग्नीशियम होगा, और आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मैं मान लेता हूं कि ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। अब अगर ये दोनों आपस में कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, Mg2O? नहीं, ये बनाते हैं MgO। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की टेंडेंसी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और ऑक्सीजन की टेंडेंसी हो जाएगी यहाँ पे उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। तो ये अपने ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, तो MgO, यानी कि ये X था ये Y था, तो हम लोग जाएंगे अपने ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, सेवनटीन्थ क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट्स। हमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दे रखी है, इधर हमें कंपाउंड दे रखे हैं या बॉन्ड दे रखे हैं, और इधर इनके एग्जांपल दे रखे हैं। बोल रहा है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच कीजिए। आयनिक कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट है ना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, या डेटिव बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड इन चारों में से कौन सा होगा, थोड़ा सा KCl के बीच में हम सेपरेशन रखेंगे, हम इसे KCl ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड इन चारों में से कौन सा होगा, देखिए आयनिक कंपाउंड जो है इन चारों में से KCl होगा। सिंपल, पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, K+Cl- के बीच का चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होगा, तो आयनिक कंपाउंड जो है KCl होगा। तो ए का आंसर क्या बैठ रहा है हमारा, 4। B, C एंड D। B है हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में होगा, NH4Cl के बीच में नहीं, O2 के बीच में पॉसिबल नहीं है, HCl के बीच में, तो हम लोग जाएंगे HCl, या दैट मींस 3 के साथ। क्यों, अब HCl के बीच में क्या होगा, देखिए HCl के बीच में चार्ज सेपरेशन होगा बढ़िया सा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन एटम होगा, ये भी हम लोग जानते हैं, सिंपल है। क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ जो है ड्यू टू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, इट विल अट्रैक्ट, है ना, द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, फ्रॉम द बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा, स्लाइटली खींच के रखेगा। इस वजह से इनके बीच में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में इस तरीके से पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, HCl के बीच में। तो हम लोग जाएंगे बी का ऑप्शन नंबर 3। नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कौन सा होगा, O2 होगा।
सिंपल, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। क्यों? अगर ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा, दोनों की तरफ क्या है, दोनों सिमिलर एटम्स हैं, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इस किसी के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सिंपल। डेटिव बॉन्ड किसके बीच में होगा? अमोनियम क्लोराइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डेटिव बॉन्ड। दैट मींस फर्स्ट मैं बता देता हूं आपको, अगर हम अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ इसने यहां से बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ ऐसे, एक हाइड्रोजन के साथ ऐसे, वैलेंसी कंप्लीट, ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। कितने और चाहिए? 3, ऑक्टेट रूल के हिसाब से, तो तीनों हाइड्रोजन से मिल चुके हैं, तो क्या हो गया? NH3 पूरा हो गया। अब बेसिकली इसके पास एक जो है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, इसमें से ही 2 बचे होंगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अगर मैं लिखूं इसको तो कैसे लिखता हूं? 1s2 2s2 2p3, 1 2 3, इधर ये क्या है? 2s है, ये क्या है? 2p है। 2s2 2p3 में 5 बटे होंगे, इधर 2s2 है। अब एक चीज देखिए, इधर ये जो तीनों p हैं, px py और pz, इधर हाइड्रोजन आकर के ये बॉन्ड बना लेंगे, ये तीनों बॉन्ड बन गए। एक इसके पास ये क्या बचा? लोन पेयर बचा। क्या बचा? लोन पेयर बचा। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसको दे देगा? ये एक हाइड्रोजन आयन को दे देगा। ये किसको दे देगा? एक हाइड्रोजन आयन को दे देगा। और इस हाइड्रोजन आयन को देने के कारण से इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ये, और क्लोरीन के साथ इस तरीके से ये कनेक्टेड होगा। तो अमोनियम यानी कि NH4+ और Cl-, ये दोनों आपस में किस बॉन्ड से कनेक्टेड हैं? आयनिक बॉन्ड से, ठीक। लेकिन इसमें डेटिव बॉन्ड पूछ रहा है, तो एक डेटिव बॉन्ड ये वाला भी तो आ रहा है, एक ये क्या है हमारा? यही तो डेटिव बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ना। बेसिकली डेटिव बॉन्ड होता क्या है? डेटिव बॉन्ड इज अ बॉन्ड इन विच एन एटम शेयर्स इट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। शेयर नहीं करता बल्कि गिव्स, नॉट शेयर। शेयरिंग किसमें होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में। भाई कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए कि आपको और मुझको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग 1 करोड़ रुपए दीजिए, मैं भी 1 करोड़ रुपए देता हूं, 2 करोड़ में एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। बराबर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। लेकिन इन केस ऑफ डेटिव बॉन्ड इसमें क्या होता है? मैं ही कह रहा हूं किसी सपोज पर्सन एक्स को बोलता हूं मैं कि भाई ले तू 2 करोड़ रुपए रख और कंपनी स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो मुझे अपने इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे मैं इलेक्ट्रॉन उसको दे दे रहा हूं, है ना। तो यही हमारा डेटिव बॉन्ड होता है। इसमें शेयरिंग बाद में हो जाती है, उनके बीच में कनेक्शन जो एस्टेब्लिश हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये डेटिव बॉन्ड होता है। डेटिव बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा दे देना पड़ता है दूसरे वाले एटम को। तो हम लोग डी का फर्स्ट इस तरीके से हो जाएगा, अमोनियम और क्लोराइड के बीच में जो है आयनिक बॉन्ड होगा, लेकिन अमोनिया के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन प्लस H+ आएगा यहाँ पे, ये जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ऑप्शन बैठेगा 4 3 2 1, दैट मींस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग वो कंप्लीट होता है ना। इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से, मतलब 1 क्वेश्चन तो आ ही जाता है मुश्किल से, क्यों कहूं मैं, 2 क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, लेकिन अक्सर 1 क्वेश्चन देखा गया है इस चैप्टर से, तो इसके लिए 17 क्वेश्चन इनफ होंगे। अब हम नया अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे नई वीडियो में, और आप लोग बस एक चीज ध्यान रखिए कि इन क्वेश्चंस को रोज ही बोल रहा हूं, रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए। कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो हम लोगों से पूछिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूछिए। जो भी कोई डाउट आ रहा है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग पूछें, क्योंकि आप लोग पूछेंगे तो हमें भी खुशी होगी। और आप लोग पढ़ते रहिए, सही से पढ़ें, क्योंकि देखिए बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है, अगर हम सही से पढ़ेंगे तो ही कुछ होगा। वो कहते नहीं है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली आप लोग मेहनत करते जाएंगे तो जरूर आप लोगों को जो है अपना टारगेट आप अचीव कर पाएंगे।
है ना। तो तब तक के लिए आप लोग जो है सही से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दूसरी बात और सबसे जरूरी बात, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहें। आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।